आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, जो है कि शासन अवधारणात्मक आयाम। इसको कर रहे हैं और एग्ज़ाम को आपको देखते हुए, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनका देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय है कि जिसमें अच्छा से तैयारी आप कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है आपका शासन अवधारणात्मक आयाम। तो शासन मतलब क्या होता है? जो राज करता है, जो देश में कोई खास ऐसा व्यक्ति होता है जो देश के लिए काम करता है, राज करता है ना, प्रजा की सहायता करता है, तो वो शासन होता है। अभी समझेंगे शासन को अच्छे तरीके से। अवधारणात्मक आयाम मतलब क्या होता है, उसी के बारे में अवधारणा से, है ना, परिभाषा पूर्ण। आयाम मतलब होता है विशिष्टता, विशेष, है ना, विस्तार। तो शासन का अवधारणात्मक विस्तार क्या है, समझते हैं आयाम क्या है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वही समझाऊंगा। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं। यहाँ से आपको समझना स्टार्ट करना है। चलिए, शासन का अवधारणात्मक आयाम, प्रश्न आ ही जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को देखना चाहिए। तो शासन की अवधारणा का जो प्रयोग है वो कम से कम 14वीं शताब्दी से होता आ रहा है ना। 14वीं शताब्दी जब था उसी समय से ये शासन का, है ना, प्रयोग हो रहा है। शासन शब्द का प्रयोग हो रहा है। उस समय इसका अर्थ सरकार का स्थान, उस समय इसका जो अर्थ होता है वो होता था सरकार का स्थान। याद रखना, शासन का जो अर्थ होता था 14वीं शताब्दी में, क्या होता था? सरकार का स्थान। कई अर्थों में इसका प्रयोग किए जाने लगे। इसके बाद ये जो शासन ऑफिस में चेंज हो गया, है ना, ऑफिस में चेंज हो गया। फिर शक्ति को शासित करने का कार्य ढंग या जिस अर्थ ने इसे सरकार का समानार्थी बना दिया। समानार्थी मतलब सरकार का जो समान अर्थ वाले, ऐसे लेकर व्यक्ति के समान व्यवहार में सदाचार या विवेकशीलता होना, है ना, ये सब बना दिया। यह पद ग्रीक भाषा केवर्नन से प्राप्त की गई, जिसका अर्थ होता है संचरण और आगे बढ़ना। तो यहाँ पे कहा कि बाद में ये हुआ कि शासन का अर्थ जो हुआ वो हो गया संचालन और आगे बढ़ना। तो शासन का मतलब क्या हो गया? संचालन और आगे बढ़ना। आगे चल के समझ आ गया। तो शासन का मतलब क्या हो गया? संचालन और आगे बढ़ना। और शासन का मतलब पहले क्या था? सरकार का स्थान। और सामान्य भाषा में अगर बताया जाए तो सामान्य भाषा में है, अर्थ में है निर्णयन की जो प्रक्रिया और निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है समान अर्थों में। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शासन शासित करने का कार्य या तरीका और शासन करने का जो कार्यालय या कार्य है। शासन शब्द एक विशेष परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है ना, प्रयोग हुआ। या सरकार जिस तरीके से शासित करना चाहती है उस तरीके से भ्रांतिजनक लेकिन सशक्त रूप से गहन महत्वपूर्ण। देखो, आपको ना अपने अनुसार समझना है। मैंने आपको भी 2 बार समझा, ऐसे किताबी भाषा में आपको सही से समझ नहीं आएगा। तो शासन का जो मतलब होता था 14वीं शताब्दी में, वो होता था सरकार का स्थान। क्या होता था? सरकार का स्थान। ठीक है, पहला तो ये। बाद में इसका जो प्रयोग होने लगा, बाद में जो इसका प्रयोग होना संचालन, बाद प्रयोग होना संचालन और आगे बढ़ना, इसका प्रयोग होने लगा बाद में ही। उसके बाद आगे देखो, जो इम्पोर्टेंट जहाँ समझ में आए ये समझना है। तो शासन से प्रा जनता को शासित करने, है ना। शासन से क्या प्रा है कि जनता को जो चलाता है, जनता को जो शासित करता है, और सार्वजनिक मामलों को संचालित करने के लिए प्राधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया है ना, शासन का। समझ में आ गया? शासन का संबंध एक देश के सभी स्तरों पर मामलों का प्रभावकारी प्रबंधन है। यह क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देता है और जनता की सुरक्षा और संपूर्ण जन कल्याण को हासिल करता है। तो देखो, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आपने पहले आपको ये बता देना है कि जो 14वीं शताब्दी में जो इनका प्रयोग होता था वो होता था सरकार का स्थान। बाद में जिसका प्रयोग होने लगा वो होने लगा
बाद में प्रयोग होना संचलन और आगे बढ़ने पर, ठीक है, इस सरकार का, इस शासन का ही संचलन और आगे बढ़ना। उसके बाद आपको जो लिखना है, ये आपको यहाँ से लिखना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको अच्छा सा ध्यान देना है। यहाँ से आपको जहाँ तक आपको लगे कि लिखना चाहिए, यहाँ से लेके मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक लिखना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है, या फिर ये आप यहाँ तक लिखेंगे, इतना तक आप लिख लेंगे। अगर लिखना चाहते हैं इसका परिभाषा, तो यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ तक। पर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ यहाँ तक। तो शासन से प्राय जनता को शासित करने या सार्वजनिक मामलों को संचालित करने के लिए प्राधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। साधारण अर्थों में शासन का संबंध एक देश के सभी स्तरों पर मामलों का प्रभावकारी प्रबंधन है। यह क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देता है और जनता की सुरक्षा और संपूर्ण जन कल्याण को हासिल करता है। इसका अर्थ है कि देश के विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन। इतना लिखेंगे, बहुत ही इनफ है। ओके, अब देखता हूँ मैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखो, इसमें से शासन में हम लोग इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। समझ गए, जितना भी समझे अपने मन से आपको लिखना है, अपने मन से इसका आंसर बनाना है, जो कि थोड़ा सा जो भी समझना था हम लोगों ने समझा। और देखो, खुद से हम लोग समझने के बाद हम लोग बहुत सारा उसका सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारा पैराग्राफ बना सकते हैं खुद से सोच सोच के। तो आप समझ गए होंगे, तो खुद से सोच सोच के आपको बनाना है। अब आता है विश्व बैंक। क्या है विश्व बैंक, समझिए, है ना, क्या है विश्व बैंक। तो समझिए, विश्व बैंक क्या है। शासन के समकालीन राष्ट्र का प्रथम बार आधिकारिक तौर पर प्रयोग 1989 में विश्व बैंक द्वारा किया गया, है ना। तो विश्व बैंक का जो प्रयोग हुआ था 1989 में हुआ था, है ना, शासन के समकालीन राष्ट्र का। तो समकालीन राष्ट्र में आधिकारिक तौर पर जो इसका प्रयोग हुआ था विश्व बैंक का 1989 में हुआ था, ये याद रखना। उसके बाद फिर क्या है कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसने शासन शब्द का प्रयोग किया। विश्व बैंक एक पहला क्या था, शासन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसने शासन शब्द का प्रयोग पहली बार किया। और उसे इस प्रकार परिभाषित किया, कैसे, कि सरकार द्वारा एक देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने का तरीका। अब देखो, विश्व बैंक क्या हो रहा है, विश्व बैंक क्या देते हैं, विश्व बैंक से हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। जो हर देश क्या करता है, विश्व बैंक के जरिए से अपने देश को चलाने के लिए क्या करता है, पैसा लेता है। क्योंकि हर देश में उतना पैसा नहीं होता है जिससे एक देश को चलाया जाए। उसी तरह से हर गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है अपने बच्चे को पढ़ाई अच्छा से करवाए, अच्छा शिक्षा दे पाए। सो ये हर किसी के पास ये सब एफर्ट नहीं कर पाते हैं। सो जब एफर्ट नहीं कर पाते तो वो कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। अगर उसके मन में पढ़ाने का या कुछ कराने का अगर इच्छा है तो वो किसी से लेता है। तो वो विश्व बैंक जो है कि सरकार को मदद करती थी। आगे उसके बाद यहाँ लिखा है सामान्यतः शासन के 3 विशेष पक्ष हैं। पहला क्या है, राजनीतिक शासन पद्धति का स्वरूप, है ना। इसमें से क्या आता है, संसदीय या राष्ट्रपति शासन, या सैनिक या नागरिक और अधिनायकवादी, या प्रजातांत्रिक, इसमें आते हैं, है ना। कौन नंबर में, ख में एक देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में सत्ता के प्रयोग की प्रक्रिया। ये सब आपको याद रखना है। नीचे है आपका सरकार की नीतियों को कानून बनाने और लागू करने की क्षमता और सामान्यतः सरकार के कार्यों को निष्पादित करना। यह अर्थ सामान्यतः देश की स्थितियों का पूर्ण रूप से वर्णन करता है। तो अगर आपको इनमें से यानी विश्व बैंक में लिखने के लिए कहा जाए तो विश्व बैंक में आपको जो लिखना है, आपको यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है। कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये लिख देना। उसके बाद जो आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है कहाँ तक, ग तक, ग यहाँ तक है। तो इसको नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोट्स पहले बना लीजिए। अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, है ना। तो शासन की अवधारणा एक समाज में राजनीतिक सत्ता और नियंत्रण को इसके सामाजिक और आर्थिक विकास के संसाधनों के प्रबंधन के संदर्भ में प्रयोग को निरूपित करते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार शासन के मुख्य तत्व निम्नलिखित है और ये तत्व आपको याद करना है, तो याद कर लीजिए।
आप ना इसे लिख लीजिए। अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए कि आर्थिक सहयोग और संगठन विकास संगठन के बारे में, तो आपको बस इतना ही लिखना है। कितना लिखना है? देखो, क नंबर लिखना सरकार का औचित्य, ख नंबर लिखना है सरकार के राजनीतिक और आधिकारिक तत्वों के उत्तरदायित्व या जवाबदेही, ग नंबर लिखना नीति निर्माण और सेवाओं के निष्पादन में सरकार की योग्यता, घ नंबर लिखना मानवाधिकार और विधि के शासन का सम्मान, है ना। इतना ही आपको रखना है। उसके बाद आपका है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1997 ने शासन को इस प्रकार परिभाषित किया, यह सभी स्तरों पर राष्ट्र के प्रबंधन के लिए आर्थिक, सभी स्तरों पर, ठीक है। तो राष्ट्र प्रबंधन के आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पदाधिकार का प्रयोग है। इसमें जटिल तकनीकें, प्रक्रियाएं और संस्थाएं होती है जिसके द्वारा नागरिक और समूह अपनी रुचियों को व्यक्त करते हैं और अपने कानूनी अधिकारों और बाध्यता का प्रयोग करते हैं और अपने अंतरों को प्रकट करते हैं। बस इतना ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में आपको लिखना है, समझना है बस। उसके बाद यूनेस्को में क्या है? यूनेस्को में समझो क्या है। यूनेस्को ने 1997 ने शासन को इस प्रकार परिभाषित किया, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिकों की आवश्यकता एवं हित को समूचे समाज के सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महसूस किया जाता है और आम भलाई को ध्यान में रखते हुए व्यक्त किया जाता है। शासन का अर्थ सरकार से कहीं अधिक है। यह एक राजनीतिक प्रक्रिया के संबंधित है जो पूरे समाज को सम्मिलित करती है और नागरिकों को एक साथ बांधने वाली सामाजिक अनुबंधन के लिए सक्रिय सहयोग बनाने में योगदान देती है। तो यूनेस्को में भी आप 2-4 लाइन ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टिप्पणी करने के लिए कहा जाएगा। अब आपका शासन का प्रासंगिक प्रयोग क्या है? तो पिछले भागों में हमने आपको व्याख्याओं के द्वारा अर्थ के परिचित करवाया था। तो शासन का प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है। तो शासन का प्रासंगिक प्रयोग क्या है? पहला प्रासंगिक प्रयोग है अल्पतम, है ना, अल्पतम राज्य के रूप में शासन। तो क्या है? इस अर्थ में शासन सार्वजनिक हस्तक्षेप के विस्तार एवं प्रकार को परिभाषित करता है और लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए बाजार और अर्ध बाजारों के प्रयोग को स्पष्ट करता है। ब्रिटेन में सरकार का परिणाम निजीकरण और नागरिक सेवा के परिणाम में कटौती करके घटाया गया है। फिर भी सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात व स्थिर स्थानीय शासन और राष्ट्रीय सेवा में सार्वजनिक रोजगार थोड़ा कम रहा। 10 विनियामक निकाय स्थापित करके विनिमय ने सरकार के साथ सार्वजनिक हस्तक्षेप के अधिमानित रूप में स्वामित्व का स्थान लिया। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको लिखा जाए तो आपको अल्पतम राज्य के बारे में थोड़ा सा लिखना है, जो कि आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। हाँ, कॉर्पोरेट शासन ये नहीं आता है, सुशासन के रूप में शासन। आप तो चाहेंगे, अगर आप चाहें तो सिर्फ ये लिखना है। देखो, शासन के प्रासंगिक अगर प्रयोग आपसे पूछा जाए, शासन के प्रासंगिक प्रयोग अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है, पहला लिखना है अल्पतम राज्य, है ना, और इसमें कोई परिभाषा नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपको लिखना है कारपोरेट शासन। तीसरा लिखना है नवीन लोक प्रबंधन। चौथा लिखना है आपको सुशासन। ओके, उसके बाद आपको लिखना है 5वां सामाजिक संतांत्रिक व्यवस्था, और उसके बाद आपको लिखना है स्वयं संगठित नेटवर्कों के रूप में, ये लिखना है। बस इतना ही करना है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे। तो मैंने इसमें से आपको नोट्स समझा दिया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आप लोग बताएंगे कि आपके कौन कौन से कोड हैं, कौन कौन का कोड्स मैं आपको समझाऊँ। तो कोड आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके अनुसार वो कोड समझाऊँगा, आपको उन कोड का चैप्टर लेके आऊँगा। आपके पास अभी समय है तैयारी करने का, समय तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।
Yeah.